नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल हिंदी कलम पे। साथियों, मेरा नाम है रिंकू ठाकुर और जैसे कि मैंने यहाँ पीछे भी लिख रखा है, इस चैनल पर हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य। तो यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं या किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हिंदी साहित्य लगता है, तो आप मेरे इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं पूरी की पूरी एक हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला चलाऊंगा, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास हम आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक एकदम क्रमबद्ध रूप में पढ़ने वाले हैं। मतलब आप ये मानकर चलिए कि हफ्ते में कम से कम 4 से 5 कक्षाएं आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको ये जानकारी अवश्य होगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे लिए और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि यदि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देखेंगे तो उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये मानकर चलिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान है, जिसे कि पढ़े बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता। तो हमारे लिए हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना, समझना और याद करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की जो श्रृंखला है वह आज से शुरू करने जा रहे हैं और यह इस चैनल पर यह मेरा पहला सत्र होगा। ठीक है, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। अब जैसे कि कोई भी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है तो वह कुछ पद्धतियों के अंतर्गत लिखा जाता है, जिसके इन्हें कि आप एक तरह से प्रणाली भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। और हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास भी ऐसी अलग अलग 4 पद्धतियों में लिखा गया। अब ये 4 पद्धतियां कौन कौन सी हैं, किस किस विद्वान ने किस किस पद्धति का प्रयोग किया, हम आगे एकदम आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इन चारों पद्धतियों को लिख दूंगा और इसके बाद हम इसके विषय में आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों को यहाँ पर लिख लिया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की मुख्य रूप से 4 पद्धतियां हैं जिनके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। सबसे पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, फिर कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और आखिर में है विधेयवादी पद्धति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णानुक्रम पद्धति। तो ये जो पद्धति है इसमें वर्णों के क्रम के अनुसार कवियों का परिचय दिया जाता है। जैसे किसी कवि का नाम क से शुरू होता है तो उसका वर्णन इतिहास ग्रंथ में पहले आएगा, और जिस कवि का नाम ख से शुरू होता है उसका वर्णन इसके बाद में आएगा। और यही इस पद्धति का सबसे मुख्य दोष भी है, क्योंकि कवियों का वर्णन वर्णों के अनुसार करने से उसमें ऐतिहासिकता नहीं रह जाती, और इसके अलावा इसमें काल विभाजन भी नहीं किया जाता, तो यह एक अमान्य पद्धति हो जाएगी। इस पद्धति में मुख्य रूप से 2 ग्रंथ लिखे गए। सबसे पहला है गार्सा दा तासिका, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। इनका ग्रंथ था इस्तवार दिला लिटरेचर एंडुई ए हिंदुस्तानी। और इसके बाद शिव सिंह सेंगर आए, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, और इस गार्सा दत्तासी के ग्रंथ में 738 कवियों का वर्णन किया गया, जिसमें कि केवल 72 कवि हिंदी के थे। तो यह बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो वर्णानुक्रम पद्धति के बाद जो अगली पद्धति आती है वह आती है कालानुक्रमी पद्धति। ठीक है, तो इस पद्धति के अंतर्गत जो कवियों का वर्णन है वह ऐतिहासिक काल क्रमानुसार किया जाता है, अर्थात उनके जन्म के अनुसार उनका विभाजन अलग अलग कालों में किया जाता है। और इस पद्धति के अंतर्गत ही जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कालों में विभाजित किया गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा जिसका कि नाम रखा गया मिश्र बंधु विनोद। अब ये पद्धति देखने में तो सही लगती है, ठीक है, लेकिन इस पद्धति के भी कई सारे दोष हैं। पहली बात तो यह कि इसमें जो कवियों का संकलन किया जाता है वह उनके जन्म के आधार पर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनका जन्म हुआ था भारतेंदु युग में और उनका रचना काल जो है वे द्विवेदी युग में आरंभ होता है। लेकिन अगर इस पद्धति के अंतर्गत उनका वर्णन किया जाए तो वह भी
क्या मतलब भारतेंदु युग में गिने जाएंगे। ठीक है, तो यह इस पद्धति का एक सबसे बड़ा दोष आ जाता है। और उसके साथ ही इस पद्धति के अंतर्गत जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण नहीं किया जाता। तो यह कुछ इस पद्धति के भी दोष हैं, इस कारण से यह भी एक अमान्य पद्धति हो जाएगी। इसके बाद आती है अगली वैज्ञानिक पद्धति। अब इस पद्धति में जो कवि है, जो रचनाकार है, वह निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। अब यह पद्धति भी देखने में सही लगती है क्योंकि तथ्यों का संकलन भी हो रहा है और कालों का विभाजन भी हो रहा है इस पद्धति के अंतर्गत। लेकिन यह पद्धति भी पूर्ण रूप से दोष रहित नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो तथ्यों का संकलन तो हो रहा है लेकिन उनका विश्लेषण नहीं हो रहा। कवि उनका विश्लेषण इस पद्धति के अंतर्गत नहीं करता। इस कारण से यह भी एक दोषपूर्ण पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। अब यह पद्धति भी एक सफल पद्धति सिद्ध हो सकती है अगर रचनाकार इसमें तथ्यों के संकलन के साथ साथ उनका विश्लेषण भी करे, तो यह पद्धति भी एक सफल पद्धति सिद्ध हो सकती है। वैज्ञानिक पद्धति के बाद जो हमारी आखिरी पद्धति आती है वह आती है विधेयवादी पद्धति। अब विधेयवादी पद्धति को साहित्य इतिहास लेखन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति माना जाता है, क्योंकि इस पद्धति के अंतर्गत साहित्य इतिहास को कालखंड में भी बांटा जाता है और तथ्यों का संकलन भी किया जाता है और उनका विश्लेषण भी किया जाता है। अब इस जो पद्धति है विधेयवादी पद्धति, इसके जनक माने जाते हैं एक फ्रेंच विद्वान थे तेन, उन्हें ही इस पद्धति का जनक माना जाता है। उन्होंने इस पद्धति के अंतर्गत जाति, वातावरण और क्षण विशेष को महत्वपूर्ण माना साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि इन तीन चीजों का होना अत्यधिक आवश्यक है किसी भी साहित्य इतिहास ग्रंथ में। और इस पद्धति का सबसे प्रथम प्रयोग हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से भी हमारे लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है। तो यह जो विधेयवादी पद्धति है यह भी सर्वमान्य है और एक दोष रहित पद्धति इसे माना जाता है। तो इसी के साथ हमने इन चारों पद्धतियों को जाना और सबसे पहले हमने पढ़ी वर्णानुक्रम पद्धति, फिर कालानुक्रमी पद्धति, फिर वैज्ञानिक पद्धति और फिर विधेयवादी पद्धति। अब जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी यहीं से पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन कौन सी पद्धतियां हैं और किस किस पद्धति के अंतर्गत किस विद्वान ने कौन कौन सा ग्रंथ लिखा। इसी के साथ आज के इस सत्र को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।